नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, अब विजयनगर साम्राज्य के बाद से हम स्टार्ट करेंगे बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य हमने पढ़ लिया था, जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। अब देखिए, जो बहमनी साम्राज्य है, अगर ये आप मैप देख रहे हैं भारत का, तो ये जो पीला वाला पोर्शन है, ये पूरा कौन सा साम्राज्य था? ये यह बहमनी राज्य है। कौन सा राज्य में आता है सारे? ये बहमनी राज्य में सारा ये लोग। और जो ये हरे रंग का है, यह किस में था? विजयनगर में था। तो ये आप ध्यान रखिएगा मोटे तौर पे। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किस नाम से बैठा है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता है। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई है। कहाँ बनाई? गुलबर्गा बनाई। और इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी। तो दोनों ही याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। और राजभाषा क्या थी? मराठी। इसने अपने साम्राज्य के चारों प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। पूरे मतलब बहमनी राज्य को यह चार मुख्य भागों में बांट दिया था। यह कौन कौन सा था? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। अच्छा, इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हसन गंगू की मृत्यु हो जाती है। स्थापना कब किया? 1347 में। और मृत्यु कब हो गई? 1358, मतलब कि 11 साल बाद। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। और यह किसके विरुद्ध हुआ था? बुक्का के। किसके विरुद्ध हुआ था? बुक्का के। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। तो याद रखिएगा कि फरिश्ता के अनुसार यह लिखा बता रहे हैं कि फिरोज जो था, यह फारसी, अरबी, तुर्की, तीन भाषाओं पर उसका पकड़ था ही। इसके अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी, इन तीनों भाषाओं पे भी उसको अच्छा खासा ज्ञान था। तो ये प्रश्न कभी कभी बन जाता है। और पहली बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वैधशाला है, इस पे ध्यान रखिएगा कि यह किसने जानकार था इसमें? यह फिरोज जो खान था, यह इस पे ध्यान देता था। तो याद रखिएगा, वैधशाला के लिए यह फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वैधशाला वाला प्रश्न। अब देखिए, बहमनी वंश के प्रमुख शासक जो थे, तो इसमें देखिए मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, यह 1375 से 1378 तक। दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी, ये बहुत इसका कार्यकाल कम रहा है। और मोहम्मद शाह द्वितीय बनता है 1378 से लेकर 1397 तक। ताजुद्दीन फिरोज का समय होता है 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक। और सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, यह 1422 से लेकर के 1436। और अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, यह 1436 से लेकर के 1458 तक। और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय जो है, यह 1463 से लेकर के 1482 तक। तो इसमें देखिए, जो ये ताजुद्दीन फिरोज है, यह किसका जानकार था? वेधशाला का। और उस पर यह काफी ध्यान देता था। तो इसके टाइम ड्यूरेशन के आप सब जरूर याद रखिएगा। 1397 से लेकर के 1422 ईस्वी तक पढ़ रहा है। कब से कब तक? 1397 से 1422 ईस्वी तक। अब आगे हम देखते हैं कि सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो है, अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा के कहाँ कर दिया? बीदर कर दिया। तो जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके बीदर कर दिया। और इसने बीदर का नाम भी क्या रख बदल दिया? मोहम्मदाबाद। इस नाम से कर दिया मोहम्मदाबाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप सब जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो उनके वंशज हमेशा राजधानी गुलबर्गा बनाए थे, उसको इसने हटा कहाँ ला दिया? बीदर में। अच्छा, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह याद रखिएगा। और मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की आयु में इसको फांसी पर लटका दिया गया। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को सम्मानित किया गया था। और यह ईरानी था। यह इसमें प्रधानमंत्री भी था, एक पावरफुल व्यक्ति था। लेकिन कुछ कारणों 1482 में इसको क्या किया जाता है? 1482 में इसको
फांसी पे लटका दिया जाता है। उस समय इसकी आयु क्या रहती है? 70 वर्ष। यह स्टेटमेंट में प्रश्न आ सकता है कि मोहम्मद तिती के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को ईरानी था या प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन यही मोहम्मद तिती के आदेश में 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में इसको क्या कर दिया जाता है? फांसी में लटका दिया जाता है। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। ये देखिए, याद रखिएगा। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया है। तो कई बार पूछा जा सकता है रियाजुल इंसा क्या है? तो यह रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। अब देखो, 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आता है। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तिती का शासन था। मोहम्मद तिती के समय देखिए काफी कार्य हो रहे हैं। इस 1470 में रूसी यात्री निकितन निकितन जो है यह बहमनी साम्राज्य में आता है और उस समय इसका शासन होता है मोहम्मद तिती का। अब बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। अब इसमें देखिए, पहला है दौलताबाद का तरफदार, यह का कहलाता था मसनद आली। वरार का तरफदार मजलिस आली और बिदर का तरफदार आजम हुमायूं एवं गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायाब। तो कई बार यह पूछा जाएगा कि मालिक नायाब कहाँ से था? तो यह कहाँ से हो जाएगा? गुलबर्गा से था। कहाँ से था? गुलबर्गा। तो देखिए इसमें बीजापुर बीजापुर गुलबर्गा तराव सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। ये जगह देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट में थे। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य जो था यह 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया और इन स्वतंत्र राज्यों के विवरण इस प्रकार है, याद रखिएगा। तो पहला देखिए, बीजापुर वंश कौन सा चल रहा था? आदिल शाही, और इसका संस्थापक यूसुफ आदिल शाह और 1489 ईस्वी। 1489 देखिए, आदिल शाही से ही आदिल शाह इसका याद कर लीजिएगा। अहमदनगर निजाम शाही और मलिक अहमद, इसमें देखिए मलिक अहमद आ रहा है और यहाँ पे अहमदनगर है। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा कि राज्य क्या था? अहमदनगर। वंश निजाम शाही चल रहा था और मलिक अहमद इसका संस्थापक था और स्थापना वर्ष 1490। बरार इमाद शाही इस वंश का नाम था और फतेहुल्लाह इमाद शाह इसका संस्थापक और यह 1490। गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह और 1512 और बीदर वरीद शाही, इसके बाद अमीर अली बरीद इसके संस्थापक थे और 1526। तो देखिए कि 1489 के बाद से ऑलमोस्ट जो है सारे क्या हुए? ये 5 राज्य स्वतंत्र हो गए। क्या हो गए? 1489 के बाद से। 1489 में देखिए बीजापुर हुआ, 1490 में अहमदनगर हुआ, फिर बरार हुआ, फिर 1512 में गोलकुंडा और फिर 1526 में बीदर। अब देखिए यहाँ की कहानी ये चल रही थी, लेकिन इसी समय भारत के इतिहास में यहाँ एक महत्वपूर्ण पानीपत का प्रथम युद्ध भी चल रहा था। पानीपत का प्रथम युद्ध भी चल रहा था, जो आप आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न बनता है कि मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गोरी ने केंद्रीय शासन कार्य कई भागों में विभक्त किया और उनके 8 मंत्री नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे। देखिए, जो केंद्रीय व्यवस्था होती है उसमें आपको मंत्रियों का बंटवारा करना ही पड़ता है, इसलिए कि जिससे सत्ता और उसका देखभाल सही ढंग से हो। तो इसमें देखिए, वकील सल्तनत क्या था? यह मलिक नायाब के समान था। दिल्ली के मलिक नायाब के समान था, काफी महत्वपूर्ण पद था ये। फिर वकील कुल जो था सभी मंत्रियों के कार्यों का यह निरीक्षण करता था, केवल वकील को छोड़ करके। इसके बाद अमीर जुमला यह वित्त विभाग या धन वाला विभाग देखता था, मतलब आज का फाइनेंस मिनिस्टर कह लीजिए। और वजीर अशरफ यह विदेश मंत्री था, विदेश नीति को यह देखता था और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर यह भी अर्थ विभाग से संबंधित था। किससे था? अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक होता था। वकील सल्तनत वो जो सबसे उच्च पद थी उसका यह पेशवा
सहायक होता था। कोतवाल यह पुलिस अधिकारी होता था, या आज भी कोतवाल शब्द आता है। और सदरे जहां यह न्याय विभाग मतलब न्यायाधीश के समान न्यायाधीश था। धर्मदान विभाग का अध्यक्ष था। तो ये आप याद रखिएगा, ये 8 महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसमें से कोई भी पूछा, जैसे पेशवा है तो यह मराठा के समय प्रधानमंत्री होता था, लेकिन इस समय क्या था, यह वकील सल्तनत का सहायक था। तो ये आप सब ध्यान रखिएगा। यह सदरे जहां कई बार आया हुआ प्रश्न है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। सदरे जहां यह न्याय विभाग धर्मदान विभाग का अध्यक्ष था। न्याय विभाग धर्मदान विभाग का अध्यक्ष था। अब देखिए, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल थे, जो आज भी है, उस समय भी था ऐसा, जिसे साखे खेल कहा जाता था। साखे खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, और इसके मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। याद रखना, यह भी प्रश्न आया हुआ है, सरे नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, और जिन्होंने मिलाकर कुल 175 वर्ष तक शासन किया। इंपॉर्टेंट है, कितने शासक हुए, 18 हुए, और कितने वर्षों तक शासन किए, 175 वर्ष तक। दोस्तों देखिए, अभी हमारा पहले तो सब्जेक्टिव था, अब इसके बाद हम इसके 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे, जहां से प्रश्न जरूर बनता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें कितने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए आप सब पूरी स्लाइड को देखना दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो यह पता है हमें। हम आपको कौन किया था, हसन गंगू। कौन किए थे, हसन गंगू। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हसन गंगू। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। किस बहमनी बादशाह की सूफी बेसु दराज के साथ संबंध के कारण वली के रूप में भी जाना जाता है। किस बहमनी बादशाह को सूफी बेसु दराज के साथ संबंध के कारण वली के रूप में भी जाना जाता है, तो यह कौन था, दूसरा अहमद शाह। कौन थे, अहमद शाह। इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न आप सबको बहुत मुश्किलों से मिला है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थर्ड देखिए, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। याद रखिएगा, बहमनी सल्तनत की स्थापना किस नेता ने की थी, तो यह किसने किया था, अलाउद्दीन हसन मोहम्मद शाह ने। इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन मोहम्मद शाह ने। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का शासक नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखिए, यह नहीं था कौन, ये सारे थे, लेकिन इसमें नहीं था कौन, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है, बहमनी साम्राज्य का शासक नहीं था। नेक्स्ट देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ये हो जाएगा गुलबर्गा। कहाँ थी, गुलबर्ग थी। इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार बन चुका है। नेक्स्ट देखिए, किस बहमनी राजा ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रश्न बनेगा ये, इसको देखिए, यह कौन था, फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी, इसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को सबसे ज्यादा स्थान दिया था। किसने दिया था, यह फिरोज शाह बहमनी। निम्नलिखित में से किस सल्तनत पर निजाम शाही राजवंश का शासन था। किस सल्तनत पे निजाम शाही राजवंश का शासन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अहमदनगर। किसका शासन था इस पे, अहमदनगर पर। अहमदनगर पे निजाम शाही राजवंश था। निजाम शाही राजवंश था। अब नेक्स्ट देखिए, प्रश्न बनेगा डैश डैश डैश, इस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। किसने की थी, हसन गंगू ने की थी। तो देखिए, ये तो प्रश्न काफी इजी है, ऑलरेडी इस पर इससे पढ़ाया जा चुका है। बहमनी बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किसने की थी, हसन गंगू ने की थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया। तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा, अहसानाबाद। कौन सा हो जाएगा, अहसानाबाद उसकी राजधानी बन गया था, ज्वाइन होते ही। ज्वाइन होते ही। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा इसमें,
कि बहमनी साम्राज्य के संदर्भ पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, पहला है बहमनी सुल्तान संस्कृत भाषा के संरक्षक थे। दूसरा, बिदरी कलाकृति अक्सर इस साम्राज्य से जुड़ी होती थी। और तीसरा, सुल्तानों ने हिंदुओं को बहमनी प्रशासन या राज व्यवस्था में भाग लेने से रोका या सताया गया। रोका या सताया गया। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो। 2 और 3 इसके जो है सही होंगे। 2 और 3 इसके सही होंगे। बिदरी कलाकृति अक्सर इस साम्राज्य से जुड़ी थी और सुल्तानों ने हिंदुओं को बहमनी प्रशासन या राज व्यवस्था में भाग लेने से रोका और सताया गया। तो इसका जो राइट आंसर, एक मिनट दोस्तों, देखिए इस प्रश्न को दोबारा हम देख लेते हैं कि बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में विचार कीजिए। तो बहमनी सुल्तान संस्कृत भाषा के संरक्षक थे। बिदरी कलाकृति अक्सर इस साम्राज्य से जुड़ी होती थी। सुल्तान ने हिंदुओं को बहमनी प्रशासन या राज व्यवस्था में भाग लेने से रोका या सताया गया। तो इसका देखिए आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, चौथा होगा। केवल 2 इसका सही होगा कि बिदरी कलाकृति अक्सर इस साम्राज्य से जुड़ी होती थी। बिदरी कलाकृति अक्सर इस साम्राज्य से जुड़ी होती थी। तो इसमें देखिएगा इसका दूसरा सही होगा और यहाँ केवल 2 स्टेटमेंट इसका सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो देखिए लास्ट में हम 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देते हैं, तो इसलिए आप सब पूरी वीडियो देखिए जिससे कि आपको ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है यह भी आपको मिल जाए। और दोस्तों देखिए इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप सब एक थोड़ा छोटा सा लाइक और कुछ कमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसी वीडियो देते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।